बैठे बैठे बैठे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सॉरी सॉरी बच्चों, लेट हो गए। बैठिए बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए। कैसे हैं सब लोग? तो हम लोगों ने कल कल स्टार्ट कर रहे थे, कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। जैसे हम स्टेटमेंट्स पर चर्चा कर रहे हैं, है ना, कि वास्तव में क्या क्या कथन हैं जिसके बारे में संभावित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किसके द्वारा? एग्जामिनर के द्वारा। और इस तरीके का क्वेश्चन यदि एक बार पूछ लिया जाए तो संभावना बढ़ जाती है, खासकर बीपीएससी वगैरह से, कि दोबारा भी उसे पूछ लिया जाए कभी। तो इस तरीके की संभावना हो जाती है। तो हम लोगों ने कल एक स्टेटमेंट पर चर्चा की थी, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। याद ही है आप लोगों को? और सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष में हमने बहुत सारे पक्षों को लिख लिया था। इन कथनों में सबसे पहले हमें ये देखना है कि वास्तव में ये जो स्टेटमेंट है ये है कैसे। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष है या राष्ट्रीय आंदोलन है ना? सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष है या फिर राष्ट्रीय आंदोलन है, नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन है। तो इनमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है जो भी कथन है, एक ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय संग्राम, ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना। एक ऐसा है कथन आरसी मजूमदार का जिस पर कल हम बात ही कर रहे थे। तो ये जो कथन है ये सबसे पहले हमें ये बताना होता है कि ये कथन है किसका, यानी इसके सपोर्टर्स कौन कौन से हैं या किसने इसके पक्ष में आर्गुमेंट दिया है। तो हमें देखना होता है, जैसे सभ्यता और बर्बरता के संबंध में टी आर होम्स थे बच्चों, याद है? टी आर होम्स थे। और टी आर होम्स के बाद जैसे राष्ट्रीय आंदोलन है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अशोक मेहता है बच्चों इसमें, है ना, जेहरू है, ये सब, और सावरकर है, ये सब है। लेकिन फिर इस पक्ष को ये कहा जाता है कि देखो, ऐसी जो टी आर होम्स की बातें हैं, पहले तो उनके पक्ष, उनके आर्ग्यूमेंट्स रखे जाएंगे कि क्या क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष में। फिर इसके विरोध में तर्क रखे जाएंगे, इसके विपक्ष में तर्क रखे जाएंगे कि भाई ऐसा सच नहीं है, क्योंकि हमारे पास विरोध में भी बहुत सारे तर्क हैं, है ना। तो वो रखेंगे और लास्ट में फिर ये बताएंगे कि सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष जैसा कथन जो है वो एक विशेष विचारधारा से संबंधित है, और जो विचारधारा उपनिवेशवादी विचारधारा या कॉलोनियल जो आइडियोलॉजी है उससे रिलेटेड है। ऐसा वास्तव में है नहीं, ब्रिटिश ज़्यादा बर्बर थे एज कंपेयर टू इंडियंस, क्योंकि वे शोषक की भूमिका में हैं और हम शोषित की भूमिका में हैं, है ना। तो उनका ज़्यादा है। राष्ट्रीय आंदोलन की बात, तो राष्ट्रीय आंदोलन में भी ऐसा ही करेंगे, ना तो प्रथम वाला की बात ना तो फर्स्ट वाले की बात, तो उसमें भी ऐसे ही करेंगे। ये समझा रहे थे कल स्टेटमेंट के बारे में। कुछ एक कथन बताया भी था, ये सारा तो हो ही गया था। जैसे ये कथन था विद्रोह के बारे में, संबंध में विभिन्न भिन्न भिन्न तर्क जो थे। जैसे ये एक तर्क है बच्चों, ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। तो यह कथन हमने बताया था आरसी मजूमदार का है। आरसी मजूमदार कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं इसके पक्ष में कि देखो ये बात है। वो दो बातों पर विशेष फोकस करते हैं। पहले में वो कहते हैं कि देखो जो क्षेत्र है इसका वो बहुत सीमित क्षेत्र है, सीमित क्षेत्र है, यानी कुछ क्षेत्रों में तो विद्रोह का प्रसार देखा ही नहीं जाता। जैसे बॉम्बे, कैलकाटा, साउथ इंडिया को कहते हैं आरसी मजूमदार कि मैक्सिमम जो पार्ट है, यानी कि साउथ इंडिया, तो ऐसा पार्ट है जिसने भाग ही नहीं लिया आंदोलन में, है ना। और साउथ इंडिया ने भाग नहीं लिया तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं क्योंकि साउथ इंडिया के जो लोग हैं उस समय वो एजुकेटेड लोग हैं। कौन है? एजुकेटेड लोग हैं, यानी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं। और साउथ इंडिया में आपको पता ही है बच्चों, आज भी लिटरेसी रेट हाई रहती है, और उस टाइम पे भी लिटरेसी रेट ठीक ठाक थी, मतलब साउथ इंडिया में। तो एजुकेटेड
जो लोग थे उन्होंने भाग नहीं लिया, शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया, और साउथ इंडियन बहुत से साधारण लोगों ने भी, बहुत लोगों ने भाग नहीं लिया। कैलकाटा, बॉम्बे, पंजाब तो इसमें शामिल है ही, मद्रास शामिल है। वो इस बात को तर्क को देते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि जो क्षेत्र है, सॉरी, जो भागीदारी है वो भी सीमित है, यानी जो लोग हैं वो भी अलग अलग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाग नहीं लेते। जैसे वो जमींदारों का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जमींदार भी कुंवर सिंह जैसे जमींदारों को छोड़कर, और कुछ अमर सिंह, कुंवर सिंह, कुछ जमींदारों को छोड़कर यदि हम बात करें तो जमींदार भी इस विद्रोह में भाग नहीं लेते। इंडियन रूलर्स भी इस विद्रोह में भाग नहीं लेते, इंडियन रूलर्स भी इस विद्रोह में भाग नहीं लेते। तो भागीदारी कैसी है? सीमित है। और जो सोशल पार्टिसिपेशन हमें दिखाई दे रहा है वो बहुत छोटे स्तर पर है और अपनी अपनी असंतुष्टि का परिणाम है। बस उनका डिससेटिस्फेक्शन है, इसलिए वो साथ आ गए, उनका कोई निश्चित उद्देश्य भी नहीं है। तीसरी बात वो कहते हैं कि कोई पर्पज उनका सेम नहीं है, उनके पास कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है जिससे कि वो आगे अपनी बातों को रखकर, या फिर मान लो उन्हें 1857 के रिवोल्ट में सफलता मिल भी गई तो उनके पास तो कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है जिससे कि वो चीज़ों को ठीक कर लेंगे, या फिर एक नेशनल फीलिंग के साथ में, एक नेशनल फीलिंग के साथ में आगे आगे शासन व्यवस्था को बढ़ाएंगे जो कि ब्रिटिशों से बेहतर होगी। ऐसी नहीं है, ये ठोस तर्क है इनका, ये ठोस है, ये सॉलिड है बच्चों आर्ग्यूमेंट, क्योंकि क्योंकि ये सही भी है, क्योंकि इनके पास में कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई भी इनके पास शासन व्यवस्था का एक स्वरूप नहीं था जिसे प्रस्तुत करे और कहे कि देखो हम आगे इस प्रकार लेकर चलने वाले हैं चीजों को। ऐसा कुछ भी नहीं था। बस इनके पास था एक चीज, और वो थी ब्रिटिश के प्रति सबके मन में घृणा के भाव और ब्रिटिश शासन को भारत से समाप्त कर देना। ये सब में कॉमन बात थी, ये सब में देखी जा सकती है जितने भी विद्रोही हैं। तो कुछ इतिहासकार फिर इसके पक्ष में बोलना शुरू करते हैं। अब पक्ष वाले हिस्टोरियंस कौन से है? वीडी सावरकर ही है जैसे स्कॉलर है, अशोक मेहता ही है, ये सब बोलते हैं। डिजरायली, डिजरायली भी है, बिल्कुल डिजरायली कहते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का वो भी समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि ये कारण छोटे कारण थोड़े ना हो सकते, इसके लिए कुछ बड़े कारण हैं, निश्चित रूप से बड़े कारण हैं। तो बेंजामिन डिजरायली भी इसी बात को कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, माना कि आइडियोलॉजी नहीं है लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर जो रिबेलियंस हुए उनके। साथ में क्षेत्र व्यापक है, फिर भी भारत के तमाम हिस्सों में फैला, क्षेत्र व्यापक है, भागीदारी व्यापक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा सशक्त प्रतिक्रिया भारत में ब्रिटिशों के खिलाफ कोई और हुई ही नहीं, ब्रिटिशों के खिलाफ कोई हुई नहीं। तो पूर्ण रूप से, कंप्लीटली हम आरसी मजूमदार की बात से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि सोशल पार्टिसिपेशन भी है और जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, मोस्ट ऑफ द जियोग्राफिकल पार्ट्स ऑफ इंडिया वो भी कवर करता है द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये आर्ग्यूमेंट है कुल मिलाकर। कुछ इसमें कल लिख लिया था, ये लिख लिया आपने सारा फिर? ठीक है, तो इसके आगे बस एक रह गया हमारा कि राष्ट्रीय आंदोलन कैसा है, राष्ट्रीय आंदोलन कैसा है। जैसे बच्चों हम आपको एक बार बता भी देते हैं इस, हाँ रह गया था, अच्छा क्या लिखा दिखा दो एक बार, फिर उसी हिसाब से बोल देंगे। दिखाओ बेटा, इसको नोट करा देते हैं। ठीक है। तो ये दो किताबें बच्चों इनके द्वारा लिखी गई है। ये बता दिया था हमने, द इंडियन लीडर्स ऑब्जेक्टिव्स या द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन लीडर्स वर नॉट सेम, भारतीय नेताओं के उद्देश्य समान नहीं थे। और वास्तव में दिस रिवोल्ट वाज द प्रोडक्ट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पीजेंट्स, लेबर क्लास, है ना,
एंड आर्टिसंस सोल्जर्स, इट सीम्स ए सिपोय म्यूटिनी, ये बता दिया था कि राष्ट्रीय की अपेक्षा सैन्य विद्रोह ज्यादा लग रहा है, ठीक है, ये बात कही थी। अरे अरे अ- मतलब इसे बस एक ही दिखाई देता है, मार हो गया सर, चाहे भले ही किसी की तबीयत खराब हो जाए। देखो देखो एक बार आकाश जी आप देखिए, तब तक हम ऑनलाइन वाले को गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन। ऑनलाइन वाले गुस्सा आ जाते हैं पता है। नहीं नहीं, गुस्सा आने नहीं देंगे हम। चलो तो नोट करें बेटा, ठीक है लिखो। अच्छा बच्चों, मजूमदार से, तो मजूमदार के तर्क तो देख लिए हमने, ठीक है। अब जो विरोध में तर्क है, विरोध में तर्क है वो कैसे है। अच्छा, राष्ट्रीय भावना का अभाव भी मजूमदार बताते हैं, ठीक है। लिखिए, अकॉर्डिंग टू आरसी मजूमदार, अकॉर्डिंग टू आरसी मजूमदार, अकॉर्डिंग टू आरसी मजूमदार, लैक ऑफ नेशनल फीलिंग, among rebels, among rebels in this revolt, आरसी मजूमदार के अनुसार विद्रोहियों के बीच, आरसी मजूमदार के अनुसार विद्रोहियों के बीच राष्ट्रीय भावना का भी अभाव था, राष्ट्रीय भावना का भी अभाव था। पैराग्राफ चेंज करके, बट सम स्कॉलर्स, बट सम स्कॉलर्स वर नॉट एग्री with the statements, with the statement, with the argument of Majumdar. Some scholars were not agree with the arguments of Majumdar, परंतु आरसी मजूमदार के तर्कों से, परंतु आरसी मजूमदार के तर्कों से कुछ इतिहासकार सहमत नहीं थे, सहमत नहीं थे या नहीं हैं, ठीक है, सहमत नहीं हैं। देखिए, it can be said that, it can be said that this revolt was not national, यह माना जा सकता है कि यह इस विद्रोह की प्रकृति, इट कैन बी सेड दैट द नेचर ऑफ दिस मूवमेंट वाज नॉट नेशनल, ऐसा माना जा सकता है कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय नहीं था, बट इट कवर्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंटेम्पररी इंडिया, ऑफ कंटेम्पररी इंडिया, परंतु समकालीन भारत के, यह आंदोलन समकालीन भारत के, ऐसे लिखो बेटा, परंतु यह आंदोलन समकालीन भारत के अधिकतर क्षेत्रों को, अधिकतर क्षेत्रों को, अधिकतर क्षेत्रों में फैला था, अधिकतर क्षेत्रों में फैला था, एक्सक्लूडिंग, यानी कि एक्सेप्शन क्या है बच्चों हमारे पास, हाइफन देके, पंजाब, पंजाब, मद्रास, कैलकटा, पंजाब, मद्रास, कैलकटा,
एंड द रीजन ऑफ बम्बई एंड द रीजन्स ऑफ बॉम्बे। परंतु भौगोलिक प्रसार के परंतु भौगोलिक प्रसार के कुछ अपवाद भी रहे। परंतु भौगोलिक प्रसार के कुछ अपवाद भी रहे, जैसे कलकत्ता, पंजाब, मद्रास और बॉम्बे के क्षेत्र और बंबई के क्षेत्र, ये क्या रहे? हाँ, इट इज नोटेबल हेयर हेयर इट इज नोटेबल, यहां यह उल्लेखनीय है कि द आर्मी ऑफ सिख एम्पायर, द आर्मी ऑफ सिख एम्पायर सपोर्टेड ब्रिटिशर्स फॉर द सप्रेशन ऑफ दिस मूवमेंट, फॉर द सप्रेशन ऑफ दिस मूवमेंट। यहां यह उल्लेखनीय है कि सिख सेना इस विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशों की सहायता कर रही थी, ब्रिटिशों की सहायता कर रही थी। तो बच्चों ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो क्या है, अपवाद है, पूरे तरीके से यहां नहीं फैला। तो हमने बट फिर भी मोस्ट ऑफ द पार्ट्स क्या है, कवर करता है। तो हमने एक तो बात ये कह दी कि इसमें ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस देखते हैं हम। एक होता है बच्चों ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस। ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस जो है उसका मतलब है कि भौगोलिक सीमितता है। क्या है बच्चों? भौगोलिक सीमितता है, यानी भौगोलिक विस्तार बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। परंतु हमने तो कह दिया, देख लो, चार को छोड़ दे, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास और बॉम्बे और बच्चों पंजाब, तो विद्रोह का विस्तार तो फैला है दूसरी जगहों पर भी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो बच्चों। ये देखो, ये एक अपवाद है, बट इट एक्सपेंडेड ओवर ए वास्ट एरिया, बहुत बड़े एरिया पर है। लिखो अगला पॉइंट। इट इज ऑल्सो, फिर से लिखो, इट इज ऑल्सो कैन बी सेड दैट, और यह भी कहा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव्स और पर्पज ऑफ द रिबेल्स वर नॉट सेम, और यह भी कहा जा सकता है कि विद्रोहियों के उद्देश्य निश्चित रूप से समान नहीं थे। विद्रोहियों के उद्देश्य निश्चित रूप से समान नहीं थे, बट द ऑल कम्युनिटीज वांटेड टू अबोलिशन, but all communities wanted to abolition ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम इंडिया। परंतु यह भी सत्य है कि लगभग सभी समुदाय भारत से ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त करना चाहते थे। भारत से ब्रिटिश राज्य समाप्त करना चाहते, ये एक तत्व बच्चों कॉमन है। अब इसमें दो बातें आ जाएगी, तुम्हारे मन में ये विचार आएगा कि सर सभी कह दिया तो सभी का मतलब तो इंडियन रूलर्स भी हो गए। बिल्कुल हो गए, इंडियन रूलर्स भी बच्चों दबे हुए हैं और बोल नहीं रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से,
और सब्सिडरी अलायंस से, बताया था हमने, इससे दुखी है वो भी। और जो बच्चों इस टाइम पर शिक्षित वर्ग है, हायर क्लास इसको कह ले आप, हायर क्लास में कई वर्ग आ जाएंगे बच्चों। हायर क्लास में आपके एजुकेटेड वर्ग आ जाएगा, साथ में बच्चों कौन आ जाएगा, रूलर्स आ जाएंगे, प्लस बच्चों जमींदार आ जाएंगे। ये ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिशों के समर्थक हैं, लेकिन इनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं बच्चों जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन के खिलाफ है, लेकिन इस बात को बोलने में कतरा रहे हैं, बोलने में कतरा रहे। ये क्या दुखी नहीं है? अपने सर पर एक व्यक्ति को हमेशा बैठा के रखना, ये आसान बात है? ब्रिटिश रेजिडेंट जो दरबार में था, कोई सोवरेंटी नहीं है भाई, कोई सोवरेंटी नहीं है। आपके खर्च पर भी अंकुश है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशों को ये पता रहेगा कि हाँ आप खर्च करोगे तो फिर आर्मी का रख रखाव कैसे करोगे? एक बड़ी आर्मी भी तो है ना आपके पास, और वो ब्रिटिशों के लिए है, तो उसका रख रखाव भी आप ही को करना है, उसके लिए कोई भी खर्च ब्रिटिश नहीं देंगे। तो ये बात है। तो ये भी हमें विपक्ष में कहना पड़ेगा बच्चों कि ये मान लिया हमने कि उद्देश्य समान नहीं थे, परंतु एक बात सब में सेम थी बच्चों, और वो ये कि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ना चाहते थे सब लोग, ये कॉमन बात थी। आए या नहीं आए ये बात अलग है, ये मतलब विपक्ष में हमें आर्गुमेंट करने हैं इस तरीके से, ठीक है। लिखिए अगला पॉइंट, और बच्चों लास्ट लिखो। देखो मैंने लिखा भी है, परंतु सभी विद्रोही ओपोज्ड ब्रिटिश एम्पायर, अलग शब्दों में लिखवा दिया बस इसको। लिखिए सम रिबेल्स, सम रिबेल्स, या सम ना लिख के मोस्ट ऑफ द रिबेल्स भी लिख सकते हो, काट के थोड़ा सा कर लेना बेटा। मोस्ट ऑफ द रिबेल्स वांटेड टू कंप्लीट अबोलिशन ऑफ ब्रिटिश रूल। इनमें से कुछ विद्रोही तो पूर्ण रूप से, इसमें से कुछ विद्रोही तो पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का खात्मा चाहते थे, ब्रिटिश साम्राज्य का अंत चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, वीर कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, तात्या टोपे ईटीसी, मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे ईटीसी, ये लोग बच्चों कि क्या क्या चाहते थे, पूर्ण रूप से अनुमूलन चाहते थे, कि भाई पूर्ण रूप से अनुमूलन हो जाए, ठीक है। लिखिए इंडियन स्कॉलर्स, इंडियन स्कॉलर्स वर नॉट एग्री, इंडियन स्कॉलर्स वर नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ आरसी मजूमदार, भारतीय इतिहासकार आरसी मजूमदार के कथन से सहमत नहीं हैं, आरसी मजूमदार के कथन से सहमत नहीं हैं। तो बच्चों ये सहमत है ही नहीं, तो ये हो गया बच्चों आपका ये वाला कथन, और ये वर्ड्स हो गए इनके बारे में लिखने में। आपको समझ में आया होगा पूरा। अब बच्चों देखो एक है नेशनल मूवमेंट, पॉइंट में लिख दो, बिल्कुल। देखो बेटा इसमें ना हम वेट कर रहे हैं कि बस थोड़ा सा ये एक बार हम खत्म करें तो हम आपको एक बार अच्छे से बता देंगे, फिर तब तक हम वेट ये भी कर रहे हैं कि आपको पीडीएफ अपलोड हो गया क्या, तो हम आज किसी भी सूरत में कोशिश करेंगे कि अपलोड करवा दे। और यदि नहीं हुआ, अब सुनो, यदि नहीं, अरे सुन तो लो, यदि नहीं हुआ अपलोड तो हम खुद से क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको एक एक डिस्कस करेंगे, ठीक है।
उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, उसके लिए आप चिंता मत करो, ठीक है। क्योंकि मुसल्लापुर में हमने क्या किया, जैसे वहां पे एक दो दिन पहले ही क्लास शुरू हो गई थी, तो वहां ये टॉपिक कल खत्म हो गया। ये बड़ा टॉपिक है एक्चुअली में, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं। और कल तो हमने शायद बताया भी था कि जो भी बच्चे मेंस दे रहे हैं 1857 को बढ़िया से देख कर जाएंगे आप लोग, क्योंकि 1857 से बड़े क्वेश्चंस की उम्मीद है, छोटे की नहीं, बड़े क्वेश्चंस की उम्मीद है, बड़े क्वेश्चन की उम्मीद है। तो आप इसे जरूर देख कर जाएंगे, इस बार ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बिरसा मुंडा इंपॉर्टेंट है बच्चों इस बार, ये याद रखना आप। ये एक गांधीयन मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और विचारकों में भी इस बार नेहरू या गांधी में से कोई एक मिलेगा, तो आपको बहुत आसानी के साथ चीजें कवर करेंगे, है ना। तो कुछ टॉपिक ऐसे है, अरे ध्यान से सुनेंगे, कुछ टॉपिक ऐसे है जो बच्चों बहुत बड़े हैं, है ना। और उन्हें हमें अच्छे तरीके से ही देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा बेस भी तो बनता है। अब जैसे इसके बहुत सारे कारण ऐसे होंगे बच्चों जो आप सीधे तौर पर जनजातीय आंदोलन से भी मैच कर लेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। तो इसलिए हम ये सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए आज तक साथ साथ डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। और इसे खुद भी देखोगे आप तो खुद भी ये फील करोगे, एक मॉडल आंसर भी हम आपको, ठीक है, दे देंगे बच्चों, जिससे आपको पता चल जाए कि ऐसे लिखा जाता है। और यदि खुद भी देखोगे ना तो खुद भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पाओगे कि जो हमारी रेंज से बाहर हो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। 90% से ज्यादा तो यूपीएससी भी बाहर नहीं मिलेगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन बच्चों एक और लिखो इसमें, राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा स्टेटमेंट आ गया नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। बस इसमें 4-5 बातें हम लिखवाएंगे, बाकी तो आप खुद भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से कर लोगे। ऑनलाइन वाले बच्चे भी जान ले कि बिल्कुल हम बताते रहेंगे, बस ये भी उसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों इसके जो सपोर्टर है वो बेंजामिन डिजरायली तो है ही, साथ में अशोक मेहता भी है बच्चों। कौन है? अशोक मेहता भी है। और कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी है, पंडित जेएल नेहरू भी है। और बच्चों साथ में बीडी सावरकर भी है। और एक नाम और बता देते हैं आपको, जो आपको, तिलक भी है बच्चों, बाल गंगाधर तिलक भी है। ये सब लोग जो है, क्योंकि तिलक तो बच्चों आपको पता है, तिलक जो है होम रूल आंदोलन में भी तिलक इस बात को बताते हुए दिखाई देते हैं कि देखो भारत में 1857 की क्रांति का जो आंदोलन था उसमें कैसे लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और ब्रिटिश शासन को हम खत्म करने ही वाले थे, वो ये भी बताते हैं। लेकिन एकजुटता के अभाव के कारण हम कामयाब नहीं हो पाए, और हमारे पास संसाधनों का अभाव भी नहीं था। अब हमें शक्तिशालों का, यानी हमारे पास संसाधनों का अभाव भी था, और शक्तिशाली तरीके से हम विरोध नहीं कर पाए, लेकिन अब हमें और शक्तिशाली तरीके से विद्रोह करना चाहिए। अब एक तो बात ये, दूसरा स्वदेशी मूवमेंट बच्चों, आपने नाम सुना है स्वदेशी आंदोलन। इन दो आंदोलनों में तो 1857 की क्रांति का महिमा मंडन किया गया, यानी बार बार बताया गया कि इस 1857 का जो रिवोल्ट है वो कैसे लोगों के लिए प्रेरक का काम कर रहा है ना, कैसे एक मोटिवेशन बन गया है, तो ये बताता है। तो ये तिलक, सावरकर, अशोक मेहता और पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिसर्च के आधार पर बात कहते हैं। जैसे पंडित नेहरू की बात करेंगे बच्चों, जब भी वे अतीत की बात करेंगे तो बहुत तार्किक बात करते हुए दिखाई देंगे। तिलक की बात करोगे तो ये लोग बस केवल क्रांतिकारी नेता नहीं थे, बल्कि थिंकर्स भी थे अपने आप में, क्योंकि इन्होंने काफी समय दिया था बच्चों। कई बार तो ऐसा हो जाता था कि लंबे समय तक ये लोग जेल में रहते थे, जैसे बच्चों तीनों की घटना है, तिलक भी जेल में रहे, नेहरू भी जेल में रहे, लेकिन नेहरू कम रहे। और वीडी सावरकर तो बच्चों बहुत लंबे समय तक जेल में गुजारा उन्होंने समय। और अशोक मेहता तो बच्चों एक हिस्टोरियन है। तो ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये लोग जब जेल वगैरह में रहते थे तो बच्चों उसका भी क्या करते थे, सदुपयोग करते थे। ऐसा नहीं था कि हताशा में डूब गए। तभी तो कहा जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है, राष्ट्रीय आंदोलन के जो लोग थे, यानी कि जो पीरियड है 1885 से लेकर के 1947 तक का बच्चों,
ये काल ही भारत में बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर जो भी आंदोलनकारी थे, जो भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे, राष्ट्रवादी नेता थे, उनके उद्देश्य बच्चों बहुत ब्रॉड थे और बहुत बड़ा वो सोचते थे। और उनमें किसी भी नेता के बीच में जिन्ना वगैरह को, कुछ नेता को छोड़ दो बच्चों, और पहले चरण में आप सर सैयद अहमद खां को छोड़ दो, तो बच्चों कहीं भी आपको मतभेद दिखाई नहीं, सॉरी, मनभेद दिखाई नहीं देते। वैचारिक रूप से मतभेद खूब मिलेंगे, है ना। तभी तो एक आंदोलन महान बना और अंततः हमने ब्रिटिश राज से मुक्ति पाई। तो उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़े। तो ये सारे लोग शोध के आधार पर बोल रहे हैं, रिसर्च के आधार पर बोल रहे हैं, इनकी अपनी, इन्होंने बहुत इस बारे में कहा है। तो बच्चों ये इस बात के समर्थक है कि राष्ट्रीय आंदोलन था, और इसके बारे में तर्क वही देते हैं जो वहां लिखे थे हमने, कि दो तर्क विशेष है यहाँ पर। राष्ट्रीयता की पहचान दो तीन तर्कों से होती है बच्चों। एक तो ज्योग्राफिकल जो एरिया हो, है ना, जो ज्योग्राफिकल एरिया हो वो बच्चों बड़ा होना चाहिए, भारत के लगभग बड़े हिस्से पर। अब यदि हम परसेंटेज ले ले तो हम चार क्षेत्रों को छोड़ दे तो सब पर फैला था। तो जवाहरलाल नेहरू, अशोक मेहता कहते हैं कि भाई ये तो बड़े स्तर पर फैला हुआ है, तो राष्ट्रीय आंदोलन दिखता है। ठीक है। दूसरा वो ये कहते हैं कि आइडियोलॉजी की बात करो तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे सारे, ये भी आइडियोलॉजी है। ठीक है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी थे ये। और तीसरा वो तर्क देते हैं कि तीसरी बात है सोशल पार्टिसिपेशन, तो अलग अलग लोगों ने, यानी समाज के अधिकतर लोगों ने भाग लिया, तो ये भी बात है, सामाजिक भागीदारी भी हुई। लेकिन बच्चों इसका उद्देश्य, इसके विरोधी कुछ अलग तर्क देते हैं, और वे ये कहते हैं कि नहीं, राष्ट्रीयता पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ना तो ज्योग्राफिकल रूप से सारे एरिया को कवर करता है, वही तर्क है ना, और ना एक जैसी विचारधारा। और एक बात तो जोर देकर कहते हैं कि ऐसी कोई प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी नहीं थी जो आगे लीड कर ले जाए, ऐसी कोई प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी थी नहीं। तो यदि ये, भाई बहुत विपक्ष में बहुत बड़ा तर्क बैठता है कि यदि मान लो राष्ट्रीय आंदोलन मान भी ले कि राष्ट्रीय आंदोलन था, तो इस बात में कठिनाई हो जाएगी कि यदि आजाद हो जाते उस समय, यदि उस समय ब्रिटिश शासन खत्म हो जाता तो क्या होता फिर, और किस तरीके का राज्य बनता, जो कि बिल्कुल भी हमें ये नहीं लगता है कि यूनिटी के साथ में ये लोग एक नेशनल फीलिंग के साथ में एक केंद्रीय साम्राज्य, है ना, एक सेंट्रल रूल स्थापित कर पाते और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ कर पाते, ये लगता है। क्योंकि सबके उद्देश्य अलग अलग थे और निजी स्वार्थ से प्रेरित थे, यानी कि निजी स्वार्थ पर आधारित थे। भाई अब कुंवर सिंह की बात ले लो, कुंवर सिंह की जब हम आलोचना करेंगे बच्चों, कुंवर सिंह की भी तो आलोचना होगी, तो एक पॉइंट उसमें डालेंगे कि कुछ भी कहे चाहे भले ही हम, लेकिन कुंवर सिंह लड़ तो अपनी जमींदारी को बचाने के लिए रहे थे, और इसीलिए वे इस आंदोलन में आए थे। इसलिए थोड़े ना आए थे कि भारत से ब्रिटिशों को भगाना है हमें पूरे तरीके से, है ना, और हमें समाप्त कर देना है। ये बात अलग है, बाद में घृणा ज्यादा बढ़ गई, ये बात अलग है। तो बच्चों ये आप कह सकते हो। तो समर्थक कौन है? बेंजामिन डिजरायली, तिलक, वीडी सावरकर, अशोक मेहता, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा आर्ग्यूमेंट्स क्या है बच्चों? मेन उद्देश्य क्या है? रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन रूल। इनका जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों, इनका जो मुख्य उद्देश्य है, वे बताते हैं कि ये सारे लोग भारतीय राज्य स्थापित करना चाहते थे। भारतीय राज्य, ध्यान दे बच्चों, भारतीय राज्य, भारतीय राज्य कह रहे हैं, राष्ट्रीय राज्य नहीं कह रहे हैं, है ना। ये बात तो सही है, भारतीय राज्य स्थापित करना चाहते थे। क्षेत्र वास्तव ये कहते हैं, सामाजिक भागीदारी बड़े लेवल थी पर थी। ठीक है, ये तर्क है। लेकिन इस कथन के विरोध में कुछ तर्क है, जैसे वही तर्क ले आओगे आरसी मजूमदार के पक्ष वाले तर्क विपक्ष में रख दोगे यहां, और उधर के विपक्ष वाले तर्क यहां क्या रख दोगे? पक्ष में रख दोगे। हो गया। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? तो समर्थक वगैरह लिख लो, बस बाकी सेम है। ठीक है, हम लिखवाएंगे नहीं, स्ट्रक्चर आपके सामने है, इससे बना लोगे आप। ठीक है, हम चलेंगे आगे। लिखवाए? अरे बेटा लिख चुके बेटा हम इसको, सच में आप देखो हम लिख चुके इसको पीछे।
चलो 2-3 पॉइंट हम लिखवा रहे हैं, 2-3 पॉइंट लिखो फटाक से। पहला, पहला, some modern scholars, some modern scholars said that, some modern scholars said that the revolt of 1857 was a national movement. कुछ आधुनिक विचारक 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। जैसे बेंजामिन डिजरायली, ब्रैकेट में इंग्लैंड के विचारक है बच्चों, स्कॉलर ऑफ इंग्लैंड, बेंजामिन डिजरायली, बाल गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, अशोक मेहता, अशोक मेहता एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। According to these historians, according to these historians, main objective of rebels was re-establishment of Indian rule. इन इतिहासकारों के अनुसार, इन इतिहासकारों के अनुसार या विचारकों के अनुसार, इन इतिहासकारों या विचारकों के अनुसार इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य या इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य भारत में भारतीय राज्य की स्थापना थी। ये तो बात सही है, भारतीय राज्य की स्थापना थी। भारतीय कह रहे हैं यहाँ, हाँ, भारत का ही तो राज्य स्थापित करना चाहते थे। एंड दिस रिवोल्ट कवर्ड वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया, और यह विद्रोह व्यापक भौगोलिक क्षेत्र पर फैला था। if we think about social participation in this revolt, if we think about social participation in this revolt, यदि हम इस विद्रोह में सामाजिक भागीदारी के विषय में सोचे, यदि हम इस विद्रोह में सामाजिक भागीदारी के विषय में सोचे, then we see most of the classes participated in this revolt. Most of the classes participated in this revolt. भागीदारी के बारे में सोचे तो
हम देखते हैं कि भारत की अधिकतर वर्गों ने इसमें भाग लिया। अधिकतर वर्गों ने इसमें भाग लिया। लिखिए बच्चों, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट। हेडिंग लगाइए, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट। इसको एक्सप्लेन बहुत बार कर चुके हम, ठीक है। और लिखो, राइट द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार के तर्कों को लिखो, लिख लेना खुद से, ठीक है। आरसी मजूमदार के तर्कों को लिखो, नहीं तो ये लिखो, ठीक है। आरसी मजूमदार क्या कहते हैं वो लिख दो यहाँ विपक्ष में, है ना। हाँ, अच्छा, दो बातें यहाँ पे ऐड करो। जॉन सीले, जॉन सीले, है ना, जॉन सीले को डाल दो, आउटरम को डाल दो, यहाँ पर आउटरम को डाल दो बच्चों। आउटरम को कहो कि आउटरम भी इस बात को कहता है। आउटरम क्या कहता है बच्चों? आउटरम कहता है कि रिलीजियस रिएक्शन था, यानी धार्मिक प्रतिक्रिया थी, बस केवल क्या थी? धार्मिक प्रतिक्रिया थी। तो लिखो, जॉन सीले, जॉन सीले कॉलोनियल स्कॉलर जॉन सीले called it सिपोय म्यूटिनी। जॉन सीले इस विद्रोह को, नहीं बेटा, जॉन सीले के लिख रहे हैं पहले, सिपोय म्यूटिनी। जॉन सीले इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह बताता है। लो, एक बात तो ये आ गई निकल कर, लिखे, एंड एन अनदर स्कॉलर, एंड एन अनदर स्कॉलर आउटरम, and another scholar आउटरम said that, और एक अन्य इतिहासकार आउटरम, आउटरम कहता है कि, या कहते हैं कि, दिस रिवोल्ट was the result of, this revolt was the result of a religious reaction of Indians, religious reaction of Indians। आउटरम कहता है कि वास्तव में यह विद्रोह, वास्तव में यह विद्रोह भारतीयों की धार्मिक प्रतिक्रिया का, भारतीयों की धार्मिक प्रक्रिया का परिणाम था। बात समझ में आ गई? तो आपने दो को कोड कर दिया और बाकी वीडी सावरकर के, सॉरी, इसके आरसी मजूमदार के तर्क रख दो, हो गया। हेडिंग लगाओ बच्चों, ये सब देखो, एकता की कमी, लैक ऑफ यूनिटी डाल सकते हो, विद्रोह का स्वरूप क्षेत्रीय था, ये डालो, निष्कर्ष भी डाल देना कि एकता में ही राष्ट्र का निर्माण संभव है, नेशन बिल्डिंग इज पॉसिबल ओनली थ्रू यूनिटी, ये डाल देना निष्कर्ष में, और एकता का भाव दिखाई देता है। अरे नेशन बिल्डिंग कब होगा? जब एक रहेंगे। नेशन बिल्डिंग तभी तो होगा बच्चों, यानी राष्ट्रीय एकता कब बनेगी, यानी राष्ट्र निर्माण कब होगा? जब एकता स्थापित होगी, और एकता स्थापित थी नहीं, तो राष्ट्र निर्माण की बात संभव नहीं लगती। ये हमने विपक्ष में तर्क डाल दिया, तो हो गया बच्चों। अरे कर लोगे भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा। लिखो, इस विरोध के तर्क में, जो इस विद्रोह में प्रतीत नहीं होता, फिर आगे लिखते हैं कि जो इस विद्रोह में प्रतीत होता, राष्ट्रवाद की भावना में, लेकिन फिर भी इसने प्रेरक का काम किया। किसका? प्रेरक का काम किया, इंस्पायर्ड किया इसने, द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, इसको लिख देना बस। सेम ये भी लिख दोगे तो काम बन जाएगा बढ़िया एकदम। देखो ये रहे, देखो बेटा, ये सारे लिख दोगे। सीमित क्षेत्रों में प्रभाव, सभी वर्गों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया, राष्ट्रीय योजना का अभाव, एकता की कमी, विद्रोह का स्वरूप क्षेत्रीय,
निष्कर्ष लिखोगे, निष्कर्ष, निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन लिखोगे और उसमें लिखोगे कि एकता में ही, एकता में ही या एकता के साथ ही किसी राष्ट्र का निर्माण संभव होता है, जो इस विद्रोह में दिखाई नहीं देती। परंतु फिर भी, देखो सकारात्मक बात लाकर छोड़ोगे लास्ट में, परंतु फिर भी इस आंदोलन में इस आंदोलन ने राष्ट्रीय भावना के उदय में प्रेरक का काम किया या नहीं किया? तो बस ये लिखा, राष्ट्रवाद की भावना में प्रेरक, लिख लोगे तो आप इंडियन हिस्टोरियंस के पक्ष में बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट में आपने थोड़ा सा झुक गए आप उस तरफ, पहले तो आपने खूब एनालिसिस किया, क्योंकि भाई हम यूरोपियन थोड़े ना हैं, और रिवोल्ट भी किसका था? हमारा ही तो था। तो स्वाभाविक सी बात है हमें थोड़ा सा लास्ट में झुकना पड़ेगा, है ना? और हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, फटाफट लिखेंगे। भारत में 1857 की क्रांति के कारण, अरे मेरे प्यारे बच्चों किसी को कोई संदेह तो नहीं है? लिख लोगे? हाँ बस ठीक है, कल देखेंगे हम क्या लिखा तुम लोगों ने, ठीक है? किसी से भी पूछेंगे बताओ, दिखाओ लिखा हुआ। अब देखो बच्चों, असफलता के कारणों पर यदि हम बात करें तो देखो कैसे कारण हैं सफलता के, यानी कि कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ दिस रिवोल्ट, यानी इस विद्रोह के असफलता के कारण, असफलता के कारण, बेटा बात नहीं करेंगे, असफलता के कारण। देखो बेटा यहां पे ध्यान से, नंबर एक, पहला लैक ऑफ प्लानिंग अमंग रिबेल्स। अरे ध्यान से सुनो, बस अब तुम तो हाँ बोलते जाओगे। विद्रोह, अरे विद्रोहियों के बीच तुम सारे रामलाल हो गए हो। विद्रोहियों के बीच समन्वय का, योजना का अभाव। दूसरा लिखो। अच्छा दूसरा क्या है, पहले सुन लो। हायर क्लास बच्चों जो है, हायर क्लास, मोस्ट ऑफ द हायर क्लास डिडंट पार्टिसिपेट बच्चों, डिडंट पार्टिसिपेट इन दिस रिवोल्ट बच्चों। अधिकतर ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, अधिकतर ने भाग, अरे बस भाग नहीं लिया, बस मूर्ख बस। नेक्स्ट, अब जैसे बच्चों एक और है ज्योग्राफिकल लिमिटेशन बच्चों, है ना? ये भी कारण के रूप में लिखोगे, ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, यानी बच्चों ये हो गया भौगोलिक, क्या है? सीमितता, भौगोलिक सीमितता है। एक बच्चों और कहोगे केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व नहीं है बच्चों, ऐसा कोई दल ही नहीं है। अच्छा एक परिषद बनाई तो थी बख्त खान ने, है ना? सेंट्रल लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। और बच्चों एक आप कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय निकाय, लैक ऑफ नेशनल बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो कि रेगुलेट करे पूरे विद्रोह को, ऐसी बॉडी कोई नहीं है। मैंने बताया ऐसी बॉडी क्रिएट की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी, परंतु वो फेल हो गई, वो समन्वय स्थापित, कोई आया ही नहीं उसमें बॉडी में भाग लेने के लिए। मैंने बताया ना कि सबको फुर्सत नहीं है अपने अपने हितों के साथ काम करने से, और सब सोच में पड़े हुए कि ब्रिटिशों के साथ लड़े या ना लड़े। ये कारण है, ये तो बड़े कारण है ना बच्चों। तो यही सब कारण हैं, जैसे इसमें देखो बताया है लिमिटेड ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, सीमित भौगोलिक क्षेत्र, और इसको विस्तार दे दो कि कौन कौन से क्षेत्र में नहीं फैले थे।
फिर लिमिटेड पीपल पार्टिसिपेशन, सीमित लोक भागीदारी, यानी बस किसान और इनको छोड़कर, यानी कि यहां पर अपवाद कह दोगे किसे, हायर क्लास को। लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रभावशाली संगठन की कमी। लैक ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का अभाव। अब बहादुर शाह जफर बेचारे क्या नेतृत्व करेंगे। बहादुर शाह जफर की एक तो उम्र इतनी थी, है ना, कि वे काम नहीं कर पाए। दूसरी बात सब में जोश और जुनून कुंवर सिंह जैसा थोड़ी ना होता है, कुंवर सिंह जैसा होता है। और कुंवर सिंह तो 80 साल की उम्र में भी बच्चों ब्रिटिशों पर भारी पड़े। और ब्रिटिशों ने पता है क्या कहा जब कुंवर सिंह की डेथ हो गई, तो कैनिंग ने बड़ी राहत की सांस लेते हुए कहा था कि बाप रे बाप, यदि इसकी उम्र 40 साल होती तो क्या होता। ऐसे ही बोला था, इसको उम्र 40 साल होती तो क्या होता, 40 साल होती तो हमारा तो सत्यानाश कर देता ये व्यक्ति। तो इसलिए भाव को समझो, भाव को समझो। तो लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, लिमिटेड पीपल पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ लीडरशिप, और प्यारे बच्चों देखो लैक ऑफ ए प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी। ये बहुत बड़ा कारण है बच्चों, प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी यानी प्रगतिशील विचारधारा का अभाव है मेरे प्यारे बच्चों। लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अभाव है। भारतीयों के पास संसाधन बच्चों बहुत कम थे। और कुंवर सिंह के बारे में आपको बता देते हैं कि प्रमुख कारण कुंवर सिंह की असफलता का बच्चों यही था कि उनके पास संसाधन नहीं थे। जब पहले दूसरे चरण में बच्चों उन्होंने ब्रिटिशों को बहुत भयंकर रूप से पराजित कर दिया, 5 फेजेज में अपनी लड़ाई लड़ते हैं वीर कुंवर सिंह। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसी से रिलेटेड है। तो कुंवर सिंह ने गुरिल्ला वॉर पॉलिसी को बच्चों इसमें लागू किया था। और गुरिल्ला वॉर जो युद्ध नीति है बच्चों, उससे कहते हैं ब्रिटिशों पर भारी पड़ गए कौन, वीर कुंवर सिंह। और वे जीत भी गए और उन्होंने जगदीशपुर के महल पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन 2-3 अगस्त में जब टेलर ने बच्चों भारी तोपखाना भेज दिया, बहुत बड़ी बड़ी कैनन्स भेज दी, तो बच्चों ब्रिटिशों के सामने कुंवर सिंह को भी कहते हैं घुटने टेकने पड़ गए और वे उन्हें छोड़कर भागना पड़ा बच्चों अपने महल और जगदीशपुर को। तो ये क्या दर्शाता है, संसाधनों का अभाव। दूसरा बच्चों भारतीयों की हालत भी तो देखो, भारतीयों को आदत है बच्चों पहले से ही राजसी, ध्यान देना। आगे बच्चों कई बार तो ऐसे व्यक्ति, 2 तरह के व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, जिसके पास जितने अधिक से अधिक भी संसाधन हैं और यदि वो ये मान ले कि सफल नहीं हुए और जीवन में खुद से कुछ नहीं किया तो सारे संसाधनों की भी कोई वैल्यू नहीं होती, वे आगे बढ़ जाते हैं, है ना। दूसरे लोग कुछ ऐसे होते हैं बच्चों, जैसे पिता की संपत्ति है बहुत ज्यादा और उसे लगता है कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं भाई, तो फिर वो अलग दिशा में चले जाते हैं, ठीक है। जबकि उसे करने की आवश्यकता है क्योंकि उसके पिता ने जो किया किया, लेकिन उसके किए बिना उसकी जय जयकार थोड़ी ना होगी, समाज में उसे सम्मान थोड़ी ना मिलेगा। पीठ फिरते उसे लोग कहेंगे अरे 24 घंटे लेट के खाता है, पिता ने संपत्ति बना रखी है उसका यूज करता है। एक तो ये हो गया। एक व्यक्ति बच्चों वो बहुत सफल होगा जिसका जीवन संघर्षों से गुजरता है, क्योंकि वो अपने रास्ते क्या करता है, खुद बनाता है, तो बहुत आगे बढ़ेगा वो। तो यहाँ पर भारतीय राजाओं की आदतें देखिए बेटा, बात नहीं करेंगे, इधर देखो जैकेट, इधर देखो बेटा, सामने देखो, है ना। तुम उधर घूम घूम के क्या बात करते हो, पीछे भी कोई एक जोड़ा है क्या। तो अब अब भारतीयों की क्या आदत है बच्चों, बहुत ऐशो आराम की आदत है ना, बहुत सुविधाओं की आदत है भारतीयों की। खासकर जो शासक वर्ग है बच्चों उनकी ये आदत है। अब देखो ध्यान से, ये बच्चों ये ऐशो आराम में तो, भौतिक सुख सुविधाओं में तो बहुत खर्च करेंगे, लेकिन कहीं भी आपको खर्च करते हुए नहीं दिखाई देंगे मॉडर्न आर्सेनल पर। यानी कि ऐसी बच्चों ऐसा एक शस्त्रागार का निर्माण जो मॉडर्न हो, जैसे हैदर अली, कुंवर सिंह ने किया बच्चों, मॉडर्न आर्सेनल बनाया उसने। लेकिन कितना भी बनाएंगे तो बच्चों फिर भी तो वे कम ही कर पाए बेचारे, कर नहीं पाए कुछ ज्यादा, क्योंकि रिसोर्स उस समय तक ब्रिटिशों की नजर उन पर पड़ चुकी थी, और पड़ चुकी तो अब वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अच्छा एक ध्यान और, अब इनके पास बंदूकें कैसी थी भाई,
इनके पास अब ये विद्रोह का समय देखो 12 जून चल रहा है, भारत में कहीं ना कहीं बारिश का माहौल बनने लगा। जून जुलाई, इनकी बंदूकें लकड़ी की है। बहुत सिंपल की बात बताएंगे, लकड़ी, सिंपल बात समझो, लकड़ी की है। और बारिश में लकड़ी का हल क्या होता है? खुल गई तो बंद नहीं होगी, और बंद हो गई तो खुल ही नहीं रही इनसे। जब तक ये उसे खोलने का प्रयास कर रहे हैं तब तक भेजा उड़ा के चला गया पीछे वाला। क्योंकि उसके पास तो मॉडर्न आर्सेनल, मॉडर्न बच्चों जो हथियार है वो है, आधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस है वो। तोपे हैं उसके पास, छोटी बड़ी मध्यम लेवल की, सब तरह की, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है। तो इन सब कारणों से ब्रिटिश बहुत जल्दी क्या कर गए, लीड कर गए, और उन्होंने विद्रोह को सप्रेस कर दिया। बिल्कुल, ये थे अयोग्य उत्तराधिकारियों का कमाल, है ना। जो बच्चों उत्तराधिकारी थे राजा रणजीत सिंह के, देखो आप 439 तक कौन मरे? राजा रणजीत सिंह। जब तक 39 तक राजा रणजीत सिंह मरे, पूरे भारत में लगभग ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो चुका था। ब्रिटिशों की हिम्मत तब भी नहीं है पंजाब की ओर आंख उठाकर देखे, देख पाए नहीं। 38 में जो समझौता हुआ उसमें भी समझौता ही करके चले गए। संधि जो हुई, त्रिपक्षीय संधि, याद है? उसके बाद, उसके बाद कैसे ये शुरू हुआ? क्योंकि सिखों में आपस में ही बहुत फूट पड़ गई, है ना। और आपने देखा दिलीप वो खड़क सिंह, नोनिहाल सिंह, है ना, कई सारे जो राजा थे, वो उनके पुत्रों का सिंहासन पे बारी बारी से आना, 4 साल में 3 राजा। और फिर बाद में किससे गद्दी पर बैठाया गया? एक वो छोटे से बालक दिलीप सिंह को। रानी झिंदन भी जो है बच्चों अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाई। तो कैसे बताओ लीड कर? राजा रणजीत सिंह की दूरदर्शिता भी तो चाहिए ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए। राजा रणजीत सिंह और हैदर अली जैसी दूरदर्शिता। बट हैदर अली के साथ ये हो गया बच्चों कि दो जो उनके सपोर्टर थे वही भाग जाते थे बार बार, किसके पक्ष में? ब्रिटिशर्स के पक्ष में। ऐसे हराते थे। तो ब्रिटिश जानते थे कि किसको कैसे लपेटना है ना, किसको कैसे हराना है। तो लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन, उच्च वर्ग ने भाग लिया ही नहीं बच्चों, ठीक है। और अब देखो जैसे इसे विस्तार दे सकते हो, सीमित भागीदारी कुछ ही पर्टिकुलर रीजन्स में हुई इंडिया के, जब सब में नहीं हुई। दिल्ली एंड इट्स सराउंडिंग रीजन्स, अवध, बुंदेलखंड, बिहार में बहुत ज्यादा फैला बच्चों, दिल्ली में और बिहार में। दूसरी तरफ बड़ा भाग विद्रोह से क्या रहा? अछूता रहा। तो ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस है या नहीं है? तो लिखे पहले कारण, नंबर 1 पहला, ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, सीमित भौगोलिक क्षेत्र, कई बार क्या होता है असफलता के कारण ही बड़े स्तर पर पूछ लिए जाते हैं। कैसे लिखोगे? लिखो बच्चों पहला पॉइंट, इसमें लिखो, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, देखो बच्चों लिखिए, दिस रिवोल्ट, एक पॉइंट लिखो इसमें, दिस रिवोल्ट, ऐसे बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत विस्तार दे सकते हैं। वाज इमर्ज्ड इन सम पर्टिकुलर रीजन्स ऑफ इंडिया, इन सम पर्टिकुलर रीजन्स ऑफ इंडिया, यह विद्रोह भारत के सीमित भौगोलिक क्षेत्र पर फैला, we see the intensity of this revolt, we see the intensity of this revolt in Delhi and its surrounding regions, Delhi and its surrounding regions, comma, Awadh, बुंदेलखंड, अवध, बुंदेलखंड एंड बिहार। इस आंदोलन
इस आंदोलन का तीव्र विस्तार और अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र और अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र, अवध, बुंदेलखंड, अवध, बुंदेलखंड और बिहार थे। अब बच्चों इस मामले में तुम ये मत सोचना कि सर अपने आप में भाई विरोधाभासी बात कर रहे हैं, है ना, कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं, जब हम पक्ष लिखेंगे तो हम पक्षों की बात ज्यादा करेंगे। लेकिन अब एक बात भी तो समझो आप कि ये बात सही कह रहा है। मैंने क्या लिखवाया, इंटेंसिटी बच्चों, यानी विद्रोह अब फैल गया आसाम में, मनीराम दत्त उठाए हुए झंडा बस अकेले, और कह रहे आओ मेरे साथ, और जुड़ गए 50-100 लोग। विद्रोह थोड़े ना हुआ, सॉरी हाँ, मनीराम दत्त आसाम से, है ना। और बच्चों दूर दराज के एरिया में मान लो कहीं कहीं विद्रोह के नेता है, तो वो थोड़ी बहुत वहां इंटेंसिटी नहीं है, विद्रोह फैला जरूर। मैंने लिखवाया कि इंटेंसिटी जो है वो बहुत लिमिटेड एरियाज में देखी गई, दिल्ली उसके आसपास के क्षेत्र, जैसे मथुरा भी बच्चों इसमें आ जाएगा, मेरठ इसमें आ जाएगा, बागपत वाला एरिया इसमें आ जाएगा, वहां से भी विद्रोह बहुत तेज हो गया, है ना। राजस्थान का थोड़ा बहुत भाग, हरियाणा का थोड़ा बहुत भाग, ये सब आ गया, इसमें बहुत इंटेंसिटी देखी गई। अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा बिहार की बात करो, इंटेंसिटी देखी गई, कुंवर सिंह ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया। कुंवर सिंह से पहले कोई इंटेंसिटी नहीं थी, लेकिन कुंवर सिंह के कूदते ही बहुत ज्यादा बढ़ गई। रानी लक्ष्मीबाई वाला क्षेत्र और बेगम हजरत महल वाला क्षेत्र, है ना, ये सारे क्षेत्र बच्चों इंटेंसिटी वाले क्षेत्र है, जो कि हम कम कम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ऑन द अदर हैंड, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, a major part of India remained silent. A major part of India remained silent in this revolt. और दूसरी तरफ यह कहा जा सकता है कि भारत का बड़ा भाग आंदोलन से अछूता रहा, आंदोलन से अछूता रहा। बस लिखो। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो नंबर 2, लिमिटेड पीपल पार्टिसिपेशन, इसे खुद से विस्तार दे लोगे। लिमिटेड पीपल पार्टिसिपेशन, सीमित लोक भागीदारी, ऐसे लिखेंगे बच्चों, सीमित लोक भागीदारी, सीमित लोक भागीदारी, यानी लोक भागीदारी कैसी है, सीमित है, ठीक है। लिखो, जैसे एक पॉइंट लिखो इसमें, इन दिस रिवोल्ट सम सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, इन दिस रिवोल्ट some sections of Indian society took part, इस विद्रोह में भारत के कुछ ही वर्गों ने भाग लिया, कुछ वर्गों ने ही भाग लिया था। ऑन द अदर हैंड, द ब्रिटिशर्स गॉट सपोर्ट ऑफ सम इंडियंस, द ब्रिटिशर्स गॉट सपोर्ट ऑफ सम इंडियंस लाइक सिंधिया, लाइक सिंधिया, निजाम ऑफ हैदराबाद, लाइक सिंधिया, निजाम ऑफ हैदराबाद, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निजाम ऑफ हैदराबाद, एंड जमींदार्स, एंड जमींदार्स ईटीसी। दूसरी तरफ
ब्रिटिशों को भी, दूसरी तरफ ब्रिटिशों को भी कुछ भारतीयों का समर्थन प्राप्त हुआ, जैसे कि कुछ भारतीयों का समर्थन प्राप्त हुआ, जैसे कि यहां कोड करना जरूरी है, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, और कुछ जमींदार इत्यादि। अब यहां लॉर्ड कैनिंग का जो स्टेटमेंट्स है वो कोड कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं? यदि सिंधिया भी भाग ले लेते तो बोरिया बिस्तर बांधना पड़ जाता। और कुंवर सिंह के बारे में कहा यदि 40 साल का होता तो भी बांधना पड़ता। 80 साल की उम्र में ये कमाल कर दिया, है ना। लिखे नेक्स्ट पॉइंट। Even Canning said that if Scindia joined the revolt, I shall have to pack up tomorrow. लिखे यहां तक कि कैनिंग ने कहा भी था कि यदि सिंधिया विद्रोह में भाग ले लेते, यदि सिंधिया रिवोल्ट में भाग ले लेते तो मुझे कल ही ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति की घोषणा करनी पड़ती, या कल ही मुझे सामान बांध लिया, मुझे बांधना पड़ता, पैक करना होता। तो बच्चों ये बात बताता है हमने सही जगह पे एक कथन कोड कर दिया कि देखो भाई ये कहानी है, सिंधिया से वो कितने डरे हुए थे, इतने डरे हुए थे, है ना। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो बेटा ध्यान से सुनो, जो रिवोल्ट है और जो रिवॉल्यूशन है, ध्यान से सुनो, यहां बच्चों विशेष अंतर नहीं किया जाएगा। लेकिन रिवॉल्यूशन की एक खास बात यह होती है, क्रांति की एक खास बात यह होती है बच्चों कि वो एक बड़े स्तर पर चेंज लाना चाहता है और उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, जो कि इसमें आइडियोलॉजी दिखाई हमें नहीं देती बच्चों। ठीक है, आइडियोलॉजी दिखाई नहीं देती। खासकर क्रांति में बच्चों एक पढ़े लिखे वर्ग की हिस्सेदारी ज्यादा दिखाई देती है। कभी भी देखना बड़े बड़े स्कॉलर्स मैदान में उतरेंगे तो क्रांति नहीं कहा जाता, लेकिन मोटे स्तर पर यदि आप इसे क्रांति भी यूज करते हैं तो माना जाएगा। नहीं, आंदोलन हमेशा नहीं लिखवाया हमने, वहीं लिखवाया जहां राष्ट्रीय आंदोलन इसे पुकारते हैं लोग। नहीं तो जगह जगह हम इसे क्या लिखवाते हैं, विद्रोह लिखवाते, आंदोलन नहीं लिखवाया। आंदोलन इसलिए नहीं लिखवाते क्योंकि ये आंदोलन था ही नहीं, है ना, ये विद्रोह ज्यादा था, सशक्त प्रतिक्रिया ज्यादा थी। नेक्स्ट लिखो बच्चों, प्रगतिशील विचारधारा का अभाव। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी, यानी प्रगतिशील विचारधारा का अभाव, तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रेसिव सेक्शंस ऑफ सोसाइटी डिडंट पार्टिसिपेट इन दिस रिवोल्ट। तो ये बात है,
प्रोग्रेसिव सोच वाले तो भाग ले ही नहीं पा रहे हैं, तो लिखो इसमें प्रोग्रेसिव सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी डिडंट पार्टिसिपेट इन दिस रिवोल्ट। समाज के प्रगतिशील वर्ग ने इसमें भाग ही नहीं लिया, भाग ही नहीं लिया। लाइक एजुकेटेड, एजुकेटेड क्लास, रूलर्स, इंडियन रूलर्स, हाँ बेटा, हाँ सम इंडियन रूलर्स, सम इंडियन रूलर्स एंड सम जमींदार्स। देखो बेटा इसमें ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये भी था कि लैक ऑफ एनी वेल डिफाइंड आइडियोलॉजी। इसमें कोई वेल डिफाइंड आइडियोलॉजी थी ही नहीं, यानी एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसी विचारधारा का अभाव जो सुपरिभाषित हो कि हम इसके अनुसार चलेंगे। जैसे एक बच्चे ने पूछा है कि सर क्रांति का अर्थ बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, बिल्कुल ये परिवर्तन क्रांति को ही बताता है कि क्या होना चाहिए, बहुत वेल डिफाइंड आइडियोलॉजी होनी चाहिए। जैसे जैसे बच्चों आपने देखा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सुना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो बच्चों वहां के रिवॉल्यूशन, सॉरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है बच्चों वो क्या है वास्तव में, वो है फ्रांसीसी क्रांति जो है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ऐसी क्रांति है जो सामंतवादी चरित्र के खिलाफ थी। अमेरिकन देख लो आप, अमेरिकन देख लो बच्चों आप, साथ में आप ब्रिटेन को देख लो, ब्रिटेन को देख लो। अमेरिका में क्या है, कॉलोनियल जो रूल है बच्चों उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में राइट्स की बात कर रहे हैं वो, साथ में डेमोक्रेटिक वैल्यूज की मांग कर रहे हैं, इसलिए है। भारत में क्या है, रिवोल्ट में कुछ भी नहीं है। क्या विचारधारा है बताओ, क्या विचारधारा है, आइडियोलॉजी है बच्चों कुछ नहीं है। कोई अपनी अपनी जमींदारी बचाना चाहते हैं सब। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, इनके पास कोई स्पष्ट वेल डिफाइंड क्या नहीं था, बिल्कुल इनके पास अमेरिकन रिवॉल्यूशन में बच्चों बहुत बड़ी क्या है, बहुत बड़ी एक आइडियोलॉजी काम कर रही है, और वो है कॉलोनियल रूल के खिलाफ, है ना, जो उनका आर्थिक शोषण कर रहे थे, इसलिए अमेरिकी क्रांति हुई। ब्रिटेन में क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की स्थापना करना चाहते हैं, प्लस संसद के शासन की स्थापना करना चाहते हैं, मोनार्की को नीचे लेकर आना चाहते हैं, किसके, संसद के। या तो आप उसको सांकेतिक बना के छोड़ दो, तो यहां पे आइडियोलॉजी है, ठीक है, वहां यहां आइडियोलॉजी देखी जा सकती है। और बच्चों 1857 की क्रांति में ऐसी वेल डिफाइंड आइडियोलॉजी का क्या है, अभाव है। लिखे बच्चों, ए मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन, अगला पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल, वो तो लिखवा दिया था सर। अच्छा, कुछ जमींदार, कुछ भारतीय शासक ने इसमें भाग नहीं लिया, जैसे हैदराबाद का निजाम कह सकते हो आप, है ना, बहुत लंबा, यदि उदाहरण लिखना चाहो तो, है ना बच्चों, जैसे सिंधियाओं को कह सकते हो, वो तो हमने बता ही दिया। सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था क्या, हो गया था, तो बस अगला कारण लिखो। ए मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ दिस रिवोल्ट, a most important reason for the failure of this revolt was lack of any well defined ideology, lack of any
वेल डिफाइंड आइडियोलॉजी। इस आंदोलन इस विद्रोह की असफलता का कारण, इस विद्रोह की असफलता का एक मुख्य कारण भारतीयों में एक विशिष्ट विचारधारा का अभाव भी था। भारतीयों में एक विशिष्ट विचारधारा का अभाव भी था। कंटिन्यू करेंगे। विच क्रिएटेड एन ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, which created an alternative political system, administration and economical system, जो भारत में एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था, जो भारत में एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था स्थापित कर सके, और आर्थिक व्यवस्था स्थापित कर सके। बताना तो बच्चों, एक भी विद्रोही ऐसा था जिसके पास ऐसी योजना थी? एक पॉलिटिकल सिस्टम बना दे जो नेशनल लेवल पर हो, था ऐसा कोई? एक इकोनॉमिकल सिस्टम जो न्याय से भरा हो, कोई स्थापित कर दे? एक इकोनॉमिकल सिस्टम, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिशों पर भारी पड़ जाए, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों, ऐसा कोई स्थापित कर सकता है? भारतीयों के पास ऐसा नजरिया है भी? कोई नजरिया नहीं है भारतीयों के पास, तो फेल ही होगा फिर। और इतिहासकार तो ये कहते हैं कि बढ़िया ही हुआ फेल हो गया। कुछ तो ये भी कहते हैं फेल ना होता तो समस्या हो जाती, है ना बच्चों? हाँ हाँ, कई सारे इतिहासकार इस बात को कहते हैं, साम्राज्यवादी इतिहासकार भी, भारतीय इतिहासकार भी, एक दो कहते हैं कि उस समय देश आजाद हो गया होता तो भारत के कई टुकड़े होते। बिल्कुल, एकल नेतृत्व का अभाव, ये तो बात थी। कोई गांधी जैसा लीडर होता, है ना, या बच्चों कोई बड़ा लीडर होता और भी जो इस बात को इसे, पर भाई देखो, इस समय लिमिटेशन है ना बच्चों, इस समय लिमिटेशन ये है कि आप अभी अभी मोनार्की से आजाद होकर आए हो, मोनार्की नहीं, थियोक्रेसी से आए हो कि नहीं आए हो? ध्यान से सुनो। और इस धर्मतंत्र में रहते रहते आप तो ये गुण भूल ही गए कि राष्ट्रवाद भी कुछ होता है। इसे तो बहुत पहले पीछे छोड़ा है आप। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद तो रीजनल स्टेट्स की बाढ़ आ गई थी भाई। बंगाल हो, अवध हो, कर्नाटक हो, पंजाब हो, मराठा हो, जाट हो, राजपूत हो, लंबी लाइन, हैदराबाद हो, रुहेलखंड हो, बहुत सारे स्वतंत्र राज्य हो गए। तो यहीं पर बच्चों राष्ट्रवाद की भावना यानी एकल नेतृत्व की भावना यहीं खत्म हो गई। इसके बाद कहां आ पाया? नहीं आ पाया। ब्रिटिश ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, इंडियन इकोनॉमिकल सिस्टम को, साथ में इसे कहेंगे यूनिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का एकीकरण। और वे प्रशासन का एकीकरण करते हुए एक बात बहुत गर्व से कहते हैं कि हमने संपूर्ण भारत में एक जैसा प्रशासन लागू करने की कोशिश की। हमने यूनिफिकेशन किया, केवल क्षेत्र के स्तर पर नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर। अरे समझ पा रहे हो? एक जैसी सिविल सर्विसेज क्रिएट की कि नहीं की बच्चों?
सिविल सर्विसेज एक जैसी क्रिएट की या नहीं की? बताओ, एक जैसा आर्मी सिस्टम क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? एक जैसा पुलिस सिस्टम क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? एक जैसा जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ कि नहीं हुआ? इसे कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी वो इसमें तो सफल हुए थे कि नहीं? भारतीयों के पास ऐसी कोई आइडियोलॉजी थी नहीं, सशक्त रीजन है कि तभी लिखवाया मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन, कोई विचारधारा नहीं है। तो ये बच्चों हम कह सकते हैं, समझ पा रहे हो? जो एक वैकल्पिक, अरे तुम विकल्प तो दे दो। तुम कह रहे हो ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ेंगे, चलो मान लिया उखाड़ेंगे, विकल्प क्या है? क्या स्थापित करोगे? 20 देश, 20 अलग अलग बच्चों क्षेत्रीय, जैसी पहले से तुम पहले 150 सालों में जो कर रहे थे वही कंटिन्यू करोगे क्या? तो यही आइडियल लिखो बच्चों। लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट या लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट, नेक्स्ट पॉइंट, लीडर्स ऑफ दिस रिवोल्ट had not प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी। इस विद्रोह के नेताओं के पास प्रगतिशील विचारधारा नहीं थी, प्रगतिशील विचारधारा नहीं थी, प्रगतिशील विचारधारा नहीं थी। ठीक है, अब प्रगतिशील विचारधारा नहीं थी। ये तो बच्चों हम 2-3 कारण तो हमने बहुत डिटेल से लिख लिए, अब हम थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिखते हुए जाएंगे। क्या है हमारे पास है एक, ये है बच्चों क्रांति का प्रभाव। लिखो लैक ऑफ, एक अगला पॉइंट हम लिखवा देते हैं तब तक, अमंग लैक ऑफ प्लानिंग अमंग इंडियन रिबेल्स। भारतीय विद्रोहियों में योजना का अभाव था। मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश कमांडर्स, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश कमांडर्स वर कैपेबल मोर देन इंडियंस। Most of the British commanders were capable more than Indians. भारतीय नेताओं की अपेक्षा अधिकतर, भारतीय नेताओं की अपेक्षा अधिकतर ब्रिटिश कमांडर योग्य थे, अधिकतर ब्रिटिश कमांडर योग्य थे, लाइक विलियम टेलर, ह्यूरोज टेलर, ह्यूरोज, नील, कर्नल नील, कर्नल नील, कर्नल नील बच्चों, ये थे ये सर। आउट्रम हडसन, आउट्रम हडसन, कैंपबेल, आउट्रम हडसन, कैंपबेल बच्चों, कैंपबेल, ये सब योग्य कमांडर है। जबकि भारत के पास कुछ ही अच्छे कमांडर थे, तात्या टोपे, नाना साहेब, तो नाना साहेब नहीं, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। अगला बताओ, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, बस खत्म हो गई आपकी गिनती। ठीक है, वहीं दूसरे कमांडर अच्छे ज्यादा सिद्ध नहीं हुए। लिखे बच्चों, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखवाएंगे, लिखो, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग रिबेल्स, विद्रोहियों के बीच समन्वय का अभाव,
लैक ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप, लैक ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है बच्चों। लैक ऑफ क्या है बच्चों, एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को क्या कर दे, एक कर दे। ऐसा कोई था ही नहीं। यहाँ पे विस्तार करते हुए बख्त खां की काउंसिल बता सकते हो, लेकिन वो फेल रही। ठीक है। हम्म, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, है ना, उतना ज्यादा। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, हायर क्लास, ये तो लिख लिया था ना, हायर क्लास ने भाग नहीं लिया। बस बहुत सारे कारण हो गए, और एक दो कारण होंगे, आप लिख लेना खुद से, लिख लोगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। हाँ बेटा पूछो। हाँ लिखवाएंगे ना, लिखवाएंगे क्वेश्चन। अब बेटा देखो, पहली बात, थोड़ा सा आप लोगों को एक बार ये बता देते हैं। अरे सुनो ध्यान से, 1857 की क्रांति, नहीं सुन लो बस पहले, सारे ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे सुनो, एक बहुत माइंड मैप बनाओ अपने दिमाग में। एक माइंड मैप ये बनाओ, अरे ध्यान से सुनो। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आपको इसकी ही बात करनी है। इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों भूमिका। फिर कॉजेज, यानी कि इसके कारणों पर बात करनी है कि रीजंस क्या है इस आंदोलन के, और बहुत सारे रीजंस पर बात करनी है डिटेल से, क्योंकि रीजन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन यानी कि इसके विस्तार को देखना है, जो कि हमने डिटेल से देखा कि कहां कहां फैला। फिर उसके बाद नेचर, नेचर में बच्चों हमने स्वरूप को देखा कि स्वरूप वैसा कैसा है, प्रकृति कैसी है। प्रकृति में हमने देखा क्या ये नेशनल स्ट्रगल है, या फिर ये क्या है, सिपोई म्यूटिनी है, सिपोई म्यूटी है, या बर्बरता और संघर्ष, बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष है। ये स्वरूप देख लिया। फिर स्वरूप देखने के बाद आपने देखा कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ दिस रिवोल्ट, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ दिस रिवोल्ट, यानी कि इस विद्रोह की असफलता के कारण, विद्रोह की जो असफलता हुई, विद्रोह की असफलता के कारण बच्चों। फिर उसके बाद लिखा हमने, उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो होगा बच्चों इम्पैक्ट, रिजल्ट सबसे पहली बार, या फिर ऑब्लिक करके इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या इम्पैक्ट ऑफ दिस, सॉरी रिवोल्ट, इस रिवोल्ट का बच्चों क्या इम्पैक्ट है, ये देखो, इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट। अच्छा, यानी हमने प्रभाव की बात देखी कि प्रभाव या परिणाम कैसा रहेगा, हम देखेंगे इसको। अब प्रभाव में क्या है बच्चों, प्रभाव के बाद में जो लास्ट होगा हमारा वो होगा बच्चों बिहार, यानी कि बिहार की स्थिति क्या होगी। अब प्रभाव की यदि बात करें बच्चों, आप इम्पैक्ट की बात करें, तो इम्पैक्ट हमें कुछ ऐसा देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है। प्रभाव से ऐसे होगा कि क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट थे क्या इसके कुछ, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ बच्चों। 1857 की क्रांति इतनी बड़ी क्रांति थी, यानी कि इसका राजनीतिक प्रभाव क्या देखने को मिला, राजनीतिक प्रभाव क्या देखने को मिला।
फिर बच्चों क्या इसका एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला? एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। क्या इसका जुडिशियल इम्पैक्ट देखने को मिला? कुछ जुडिशियल इम्पैक्ट देखने को क्या मिला? यानी न्यायिक प्रभाव क्या हुआ बच्चों इसका? न्यायिक प्रभाव क्या हुआ इसका? क्या कोई इसका सैन्य प्रभाव भी हुआ? मिलिट्री इम्पैक्ट कुछ हुआ क्या भारत पर? मिलिट्री इम्पैक्ट कुछ हुआ क्या भारत पर बच्चों? है ना, यानी कि सैन्य प्रभाव क्या हुआ भारत पर इसका। ठीक है, तो और बच्चों सोशल इम्पैक्ट क्या कुछ हुआ? सामाजिक प्रभाव कुछ हुआ क्या? ये हमें देखना पड़ेगा, सामाजिक प्रभाव। तो बस आपको ये देखना है कि हर हर जो बच्चों हमारे पास में जो भी चीजें हैं, जितने भी इसके सेक्शन हैं, जितने भी इसके पार्ट है विद्रोह के, चाहे वो भूमिका हो, कारण हो, विस्तार हो, स्वरूप हो, या फिर फेलियर ऑफ द रिवोल्ट हो, इनके बारे में आपके पास पर्याप्त वर्ड्स होने चाहिए, सफिशिएंट वर्ड्स है। मेंस में जीतने का बस यही एक कारण है बच्चों, मतलब यही एक प्रमुख रीजन होगा आपके पास जिससे आप मेंस में जीत जाएंगे। प्रमुख सोर्स यही होगा कि आपके पास सब में पर्याप्त वर्ड्स होने चाहिए, और पर्याप्त वर्ड्स हो आपके पास, इसलिए हमने सब चीजों को अलग से एक्सपेंशन दिया है बच्चों। यदि हमने कहीं सोशल प्रोग्रेसिव लिखवाया है या सोशल पार्टिसिपेशन लिखवाया है, प्रोग्रेसिव एक्टिविज्म लिखवाया है, तो हमने तुरंत नीचे उसे क्या कर दिया, एक्सपेंड भी किया है, और आपको समझाया कि देखो ऐसे लिख सकते हैं। ये समझाने का आपको प्रयास है कि ऐसे हम विस्तार देंगे, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि इतने डिटेल में हम क्यों इसकी बार बार बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको हम ये चाहते हैं, आपको ये लर्न हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए कि वास्तव में फेलियर के और क्या कारण हो सकते हैं। दिमाग से एक साथ निकलना चाहिए कि भाई फेलियर के ये कारण होंगे कि कोई एकल नेतृत्व तो नहीं है, संसाधनों का अभाव है, प्लानिंग का अभाव है, हायर क्लास ने भाग नहीं लिया, ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस है, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण विद्रोह क्या हो गया, असफल। अब यदि आपके पास सिर्फ क्रांति की असफलता के कारणों से संबंधित प्रश्न आ जाए तो उससे भी आप अच्छे से टैकल कर लोगे या नहीं। स्वरूप पर आ जाए तो आपके पास इतने तर्क हो गए कि स्वरूप से आप कोई भी क्वेश्चन आराम से क्या देगा स्वरूप, ज्यादा से ज्यादा। यदि यही कह दिया कि ये तो, यदि मान लो ये कथन दे दिया बच्चों जॉन सीले का, सिपोई म्यूटिनी, तो वही है जो आपके पास आरसी दत्त वाले, रमेश चंद्र सॉरी जो आरसी मजूमदार वाले तर्क है, वही दोगे आप उसके विपक्ष में, दोगे कि नहीं। ये तो आपकी सोच बननी चाहिए, कैसे करेंगे। जैसे एक बहुत अलग उदाहरण देते हैं आपको और देखते हैं इसमें आपकी सोच कैसी काम करती है। जैसे बच्चों एक है आउटरम। आउटरम क्या कहता है कि ये तो एक रिएक्शन है, रिलीजन रिएक्शन है भारतीयों का, रिलीजन रिएक्शन है या रिलीजियस रिएक्शन है। तो बच्चों इसके खिलाफ कैसे बोलेंगे कि ये जो ऐसा है, ये जो कथन है ये किसका है, पहले तो ये बता देंगे आउटरम का है। दूसरा, क्या ये सत्य है, नहीं है। इसके पक्ष में वो क्या देते हैं बच्चों, वो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो है इसके पक्ष में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, है ना, ये से ऐसे उदाहरण देंगे। फिर उसके बाद में नीचे आप कहोगे कि लेकिन हम इससे सहमत नहीं हो सकते, और फटाफट बता दोगे कि कैसे सोशल पार्टिसिपेशन है, हर वर्ग के लोग हैं, और धर्म तो बस केवल एक कारण था, बल्कि और बहुत सारे कारण थे जिसके कारण ये विद्रोह हुआ। आपके पास दुनिया भर के कारण है या नहीं। अब कोई बच्चा यदि ये कह दे कि सर हमसे तो पूछ लिया गया कि रिलीजियस रिएक्शन कैसे है, तो हम इसका आंसर कैसे दे। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, और आपके पास सब है इसी में ही, आप निकाल कर दे सकते हो कि नहीं। अरे यस और नो, इतना विस्तार से चर्चा करने का यही तो मतलब है, नहीं तो फिर तो सब व्यर्थ हो गया, है ना। तो बच्चों ये हमने आपके दिमाग में पहले 1857 का रिवोल्ट आते ही, जैसे ही आपके दिमाग में द रिवोल्ट ऑफ 1857 आया, ध्यान से सुनो, एक पूरा खाका आपके दिमाग में खिंच जाना चाहिए। पहला, भूमिका कैसे लिखोगे, कॉजेज कैसे लिखोगे,
विस्तार कैसे लिखोगे, आरंभ कहां से हुआ, विस्तार कैसे लिखोगे, स्वरूप क्या क्या हो सकता है, कितने इतिहासकार अपने अपने अलग अलग मत देते हैं, याद हो जाना चाहिए क्लास में। और कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ दिस रिवोल्ट, फटाक से 10 कारण 12 कारण बच्चों, वो पहले से यदि कारण पूछेगा तो एग्जामिनर लेकर बैठा हुआ है कि यही 10-12 कारण होंगे, और उन्हीं में से आप जितने ठीक ठीक लिखोगे, घुमा फिरा कर निकलो, उतने ही मार्क्स दे देगा आपको। बहुत सिंपल है। आपके पास कंटेंट में स्पष्टता होनी चाहिए, और देखो हमारे पास कितनी स्पष्टता, हमने हर हेडिंग को लगाकर अलग अलग तरीके से क्या कर ली, चर्चा कर ली। अब जैसे बहुत आसान बात बताए बच्चों आपको, जैसे पॉलिटिकल इंपैक्ट की बात हम करें, तो आपके पास दिमाग में खाका होना चाहिए बच्चों कि पॉलिटिकल इंपैक्ट कैसे काम करेगा। अब पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या हुआ, पहली बात ब्रिटिश रूल एंड हो गया बच्चों, यहां पर क्या हो गया, ब्रिटिश कंपनी रूल, कंपनी रूल क्या हो गया, एंड हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड हो गया बच्चों। और इसके समाप्त होने के बाद जो कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन रूल वाज ट्रांसफर्ड टू क्राउन फ्रॉम कंपनी, यानी कहा, महारानी को चला गया, ब्रिटिश महारानी क्वीन को चला गया, और उनकी महारानी को चला गया विक्टोरिया को। और बच्चों विक्टोरिया ने एक डिक्लेरेशन प्रस्तुत की, क्या की, डिक्लेरेशन प्रस्तुत की। और ये उद्घोषणा जो उन्होंने प्रस्तुत की, इस उद्घोषणा में उन्होंने कुछ बातें कही, जैसे उन्होंने ये कहा कि अब साम्राज्य विस्तार बंद होना चाहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म होनी चाहिए, साम्राज्य विस्तार खत्म होना चाहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म होनी चाहिए, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर एक इंडियन काउंसिल नियुक्त होनी चाहिए ब्रिटेन में, और इसके मेंबर हो 15, ध्यान से सुनो बच्चों, 15 मेंबर, और एक इंडियन सेक्रेटरी नियुक्त किया जाना चाहिए। इंडियन सेक्रेटरी वाज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड की संसद से संबंधित होना चाहिए, संसद सदस्य होना चाहिए। देखो हम समय समय पर बच्चों बहुत सारे भारतीय सचिव को देखते हो, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में मार्ले सचिव है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में मॉन्टेग्यू सचिव है, साइमन कमीशन के साथ बर्कन हेड सचिव है, ऐसे ही आपको ढेरों सचिव दिखाई देंगे। और 1935 के अधिनियम तक आते आते सचिव की पावर कम होने लगी, सेक्रेटरी की, और फिर सचिव से वित्तीय पावर, पहले देखो फाइनेंशियल पावर जो है बच्चों वो किसके हाथ में थी, सेक्रेटरी के हाथ में थी, सेक्रेटरी के हाथ में थी, यानी सचिव के हाथ में थी फाइनेंस से संबंधित सारी चीजें, यानी वित्तीय चीजें किसके हाथ में थी, इनके हाथ में थी। अब यहां पर कुछ बातों को समझो, यहां 1935 के अधिनियम के बाद वायसराय के हाथों में चली गई, आ गई, सॉरी, किसके हाथों में, वायसराय, और महारानी ने इस वायसराय पद को भी क्रिएट किया था बच्चों, मतलब इस पोस्ट को क्रिएट किया था, इस नाम को क्रिएट किया था हायर अथॉरिटी के लिए। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उन्होंने कहा कि अब वायसराय होगा, और इसमें कोई अंतर नहीं होगा, बल्कि बस हम ये धारणा तोड़ना चाहते हैं कि कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी नहीं है। किसका सर्वोच्च अधिकारी है, ब्रिटिश क्वीन का अधिकारी है कौन, वायसराय। तो ये सारी बातें हम राजनीतिक प्रभाव में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इंपैक्ट हुए, बहुत सारे हुए बच्चों, है ना, प्रशासनिक सुधार बहुत बड़े स्तर पर देखे गए, हमने देखा बहुत सारे प्रशासनिक सुधार हुए। जैसे बच्चों जुडिशियल भी हुए, जैसे 3 कोर्ट बन गए, है ना बच्चों, कैलकाटा कोर्ट बन गया नहीं बना, मद्रास कोर्ट बन गया, है ना, और बॉम्बे कोर्ट बन गया, हाई कोर्ट बन गया, 3 हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए। अच्छा, प्रशासन में बच्चों सिविल सर्विसेज का एग्जाम तो अभी भी इंग्लैंड में ही होगा, इंग्लैंड में ही होगा, परंतु भारतीय पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये बड़ी बात थी, ये छोटी बात नहीं थी। तो ये सब चीजें महारानी ने कहा था कि भारतीयों को क्या करो, भागीदारी दे दो आप, भारतीयों को क्या करे, भागीदारी दे दो आप। तो ये सारे के सारे कारण, अच्छा बच्चों, राजनीतिक कारण हो गए, या फिर मिलिट्री कारण में पील कमीशन और रॉयल कमीशन आ गए निकल करके। पील कमीशन और रॉयल कमीशन में, पील कमीशन में क्या कहा गया कि भाई इंडियंस की अपेक्षा जो यूरोपियन सोल्जर्स है वे बढ़ा दिए जाए, है ना, उनकी संख्या बढ़ाया जाए,
साथ में रेशियो बना दिया जाए 1:2 1:3, कहीं कहीं 1:2 कर दिया गया, कहीं कहीं 1:3 कर दिया गया। इसके अलावा रॉयल कमीशन के अनुसार बच्चों रिलीजन के आधार पर और कास्ट के आधार पर बांट दिया रेजिमेंट्स को। और बच्चों इसी में जाट रेजिमेंट्स, राजपूत रेजिमेंट्स, ये चार, और यहीं से डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है ब्रिटिशर्स के द्वारा ये शुरू की गई। क्लियर कट होना चाहिए दिमाग में, यस और नो। यही तो प्रभाव होंगे, इससे अलावा और क्या प्रभाव होंगे बताओ, है ना। इससे अलावा ये प्रभाव होंगे कि समय हो गया। और हमें भी पता नहीं चलता, समय हो जाता है सच में। मतलब बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, अभी अभी कुछ इंतजार करो, पक्का बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। अभी सर को ले आया जाए, कोई उठेगा नहीं अभी, तब तक हम यही हैं, सर आ रहे हैं तब तक।